मॉर्निंग, दिस इज़ मनीषा अरोड़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मास्टर कैडर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी करेंगे। और अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें फर्स्ट टॉपिक बनता है हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रयास सबसे पहले किसने किया, किन्होंने इसके बारे में लिखा, किनका ग्रंथ, की रचनाएं मान्य हैं या नहीं है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में सबसे जानने से पहले हमारा सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक बनेगा गारसा द तासी। गारसा द तासी। आप सोचेंगे कि ये पहला टॉपिक क्यों है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा द तासी ने किया। आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, अभी वो सर्वप्रथम प्रयास अपने भारतीय हो सकते हैं, विदेशी हो सकते हैं, फ्रेंच के हो सकते हैं, मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले ये प्रयास किया किसने। तो हमारा सबसे पहला बनेगा गारसा द तासी ने किया। अभी ये कहाँ के थे, सेकंड पॉइंट ये बनता है गारसा द तासी थे एक फ्रेंच विद्वान। फ्रेंच विद्वान कह सकते हैं या फिर इन्हें हम फ्रांसीसी विद्वान कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि गारसा द तासी कहाँ के थे। ये फ्रेंच के थे, फ्रांस के थे। इनकी रचना का नाम, थर्ड पॉइंट बनता है कि इनकी रचना कौन सी थी। इनकी रचना थी, आप सब भी जानते होंगे, इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी। आपने सुना होगा इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदुई हिंदुस्तानी। ये गारसा द तासी की रचना है जिसमें हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी दी गई है। अब इनके वर्ड्स को हम जानेंगे कि इस्तवार का मतलब क्या है। इस्तवार का मतलब है इतिहास। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इस्तवार देके उसके चार नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इसका मतलब बताइए। द ला लिटरेचर का क्या मतलब है, लिटरेचर। हिंदू मतलब हिंदी, जो हिंदुओं द्वारा बोली जाती थी भाषा। हिंदुस्तानी, इसको ध्यान से देखिए, उर्दू मिश्रित हिंदी। ये भी हिंदी थी लेकिन इसकी एक खास बात की ये उर्दू मिश्रित थी। ये मुसलमानों द्वारा बोली जाती थी भाषा। इस्तवार ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, इसका मतलब है इस्तवार मतलब इतिहास, लिटरेचर मतलब लिटरेचर, इंडो मतलब हिंदी, हिंदुस्तानी मतलब भी हिंदी लेकिन उसमें उर्दू मिश्रित होती थी क्योंकि वो मुसलमानों द्वारा बोली जाती थी। अभी बात आती है कि ये जो रचना है इसका रचना काल, ये कब प्रकाशित हुई। फोर्थ पॉइंट हमारा बनेगा रचना काल। इसकी रचना कब की गई। तो इसकी रचना दो संस्करणों में ये प्रकाशित हुआ। इस रचना के कुल 5 भाग हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि इसके कुल 5 भाग हैं। आगे इन 5 भागों का प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ। इन 5 का प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ। अभी वो 2 संस्करण कब प्रकाशित हुए, पहले की बात करेंगे। प्रथम संस्करण एवं द्वितीय, दूसरा संस्करण। प्रथम में 2 भाग थे, पहला एवं दूसरा। अभी पहला भाग कब प्रकाशित हुआ, ये हुआ 1839 को, और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। इस रचना के कुल 5 भाग हैं जो 2 संस्करणों के द्वारा प्रकाशित हुए। जो प्रथम संस्करण था वो, उसके आगे 2 पार्ट्स थे, एक पहला एक दूसरा। पहला 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1847 में।
अभी बात करते हैं दूसरे की, तो इसमें भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पर इसमें पहला और दूसरा एक ही बार आएंगे, अन्य आएगा तीसरा। ये दोनों इकट्ठे प्रकाशित हुए और ये अकेला प्रकाशित हुआ। तो ये हुआ था 1817 में, 70, एंड ये 1871, 1870, 1871। अभी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ, तो ये दोनों आएंगे आपके पास सन 1839 एवं 1847। द्वितीय संस्करण आ सकता है कि वो कब प्रकाशित हुए, 1870 और 71। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो रचना है कहाँ प्रकाशक हुआ, इसका किस संस्था के द्वारा, कहाँ से ये प्रकाशित हुई। तो हमारा 5th पॉइंट बनता है प्रकाशक। इस रचना का प्रकाशन हुआ द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड। गार्सा द तासी की रचना इस्तवा ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी किसके द्वारा प्रकाशित हुई, प्रकाशक कौन थे इसके, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड की। अभी बात करते हैं इस रचना की विशेषताएं क्या हैं, कुछ खास बातें इस रचना के बारे में। पहली है कि ये रचना एक फ्रेंच विद्वान द्वारा लिखी गई, तो ये फ्रेंच भाषा में थी। ये जो रचना है फ्रेंच भाषा में लिखित है। आपको पेपर में आ सकता है कि इस रचना की भाषा बताएं, हिंदी। अब ये बहुत से बच्चे ऐसे करते होंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है तो मतलब हिंदी में होगी, लेकिन नहीं, इसकी खास विशेषता ये है कि ये फ्रेंच भाषा में थी, एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा थी और फ्रेंच भाषा में लिखी थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट बनता है इसका अनुवाद। इसका अनुवाद किसने किया, किस भाषा में किया। तो सबसे पहले 2 अनुवाद प्रसिद्ध हैं। पहला अनुवाद है उर्दू में, इस रचना का पहला अनुवाद हुआ उर्दू में। अभी ये अनुवाद किसने किया उर्दू में, ये थे एक दिल्ली के मौलवी थे, करीमुद्दीन। करीमुद्दीन ने किया था उर्दू में अनुवाद। एक थे YF फैलन, YF फैलन की सहायता से। दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने YF फैलन की सहायता से इस रचना का उर्दू में अनुवाद किया। अभी किस नाम से किया, इन्होंने 2 पुस्तकों में इसका अनुवाद किया, मतलब इसके 2 भाग बनाए, ये कह सकते हैं कि 2 बुक्स बनाई। फर्स्ट है तबकात शशवारा, दूसरी है तजकिरा ई हिंदी। उसके बाद दूसरा अनुवाद किसने किया, तो जब इन्होंने अनुवाद किया मौलवी करीमुद्दीन ने, तो इन्होंने अपनी कुछ मौलिक बातें बीच में डाल दी, जिससे इनकी रचना को ही मौलिक रचना मान लिया जाता है। तो इसमें अनुवाद नहीं कहते, कई बार कहते थे कि यह मौलवी करीमुद्दीन की एक मौलिक रचना है, क्योंकि इन्होंने कुछ अपनी तरफ से बातें इसमें ऐड की थी। उसके बाद इसका अनुवाद हुआ हिंदी भाषा में। देखिए, फ्रेंच भाषा में लिखित एक ग्रंथ का सबसे पहला अनुवाद उर्दू में हुआ, उसके बाद हिंदी में हुआ। अभी ये हिंदी में अनुवाद किसने किया, ये किया डॉक्टर लक्ष्मी सागर
वार्ष्णेय ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। ये कहाँ थी, मतलब ये कहाँ की थी? ये प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम था जब इन्होंने अनुवाद किया? तो इनकी पुस्तक का नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसकी एक खास बात है कि ये जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, ये एक विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया। सबसे पहले ये रचना फ्रेंच भाषा में लिखी गई, उसके बाद उर्दू में इसका अनुवाद हुआ, उसके बाद हिंदी में अनुवाद हुआ। जो हिंदी में अनुवाद हुआ वो एक विदेशी विद्वान ने किया। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे पहले हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किसने किया, किस विदेशी विद्वान ने किया? तो वो आएगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अभी इसकी विशेषताएं तो हमने कर ली। उसके बाद 7th पॉइंट है, इसकी क्या क्या कमियां हैं। इसकी सबसे पहले कमी ये है कि इसमें जो काल विभाजन था, जो कवि थे इसमें, उनका विभाजन जो था वो काल क्रम के अनुसार नहीं था। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। जो कवि मिले उनको ऐसे का तैसा ही डाल दिया गया, काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। ये इसकी सबसे बड़ी खामी मानी जाती है। उसके बाद है नंबर 2, इसमें जो कवियों और लेखकों का वर्णन था, कवियों एवं लेखकों का जो वर्णन था वो काल क्रम के अनुसार नहीं था। काल क्रम के अनुसार नहीं था कि अगर कोई 1800 का है, 1900 का है, तो उनकी काल क्रम के अनुसार नहीं था, बल्कि बस ऐसे ही डाल दिए गए उनके नाम के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट बनता है कि इसमें युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं किया गया। युगीन प्रवृत्तियां मतलब उस युग की जो क्या विशेषताएं थी उसके बारे में इसका वर्णन नहीं किया गया। इस रचना में युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं किया गया। सबसे खास बात कि इस ग्रंथ को मान्यता नहीं दी गई। क्यों? इसमें बहुत सारी कमियां थी। पहली कमी कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। दूसरी कमी, कवियों और लेखकों का जो वर्णन था वो काल क्रम के अनुसार नहीं था, बल्कि ऐसे था क ख ग। जो क के नाम वाले हैं उनको सबसे पहले रख दिया, फिर जो ख वाले हैं फिर उनको रख दिया, ग वाले फिर उनको रख दिया, चाहे ये बाद के कवि हों। तो ये काल क्रम के अनुसार नहीं थे। उसके बाद है कि युग की प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं था, इसीलिए इस ग्रंथ को मान्यता नहीं दी गई। अब बात करते हैं कि इसमें जो कवि हैं, हिंदी के कौन से कवि थे, अन्य भाषाओं के कौन से कवि थे, कितने कवियों का वर्णन है। तो जो गारसा द तासीर ने लिखी उसमें कितने कवि थे वो लिखते हैं यहाँ पे। गारसा द तासी के बाद जो रचना थी वो करीमुद्दीन ने उसका अनुवाद किया था। उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने अनुवाद किया था। इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। गारसा द तासी ने कौन सी भाषा में रचना की? फ्रेंच में। करीमुद्दीन ने उर्दू में, लक्ष्मी सागर जी ने हिंदी में। तो अभी इसमें कुल कितने कवि थे? गारसा द तासी वाली रचना है, गारसा द तासी वाले में थे 738 कवि। उसमें हिंदी के कवि कितने थे? हिंदी के थे 72 कवि। करीमुद्दीन वाली उर्दू में थे 1000 कुल कवि और हिंदी के थे 60 कवि।
लक्ष्मी सागर जी वाली पुस्तक में 358 कवि थे, हिंदी के थे उसमें 220 कवि। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस ग्रंथ के प्रथम कवि कौन से हैं और अंतिम कवि कौन से हैं। तो इसमें प्रथम कवि अ से अंगद, क्योंकि वो कालक्रम के अनुसार नहीं थे, वर्णमाला के अनुसार, स्वर के अनुसार उठाएंगे। और आखिरी कवि थे हेमंत अंत। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गारसा दत्ता से। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।